वेलकम है आप लोग का दीपक सर जीके में। आज हम लोग करने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र का मिश्र कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिश्रित क्वेश्चन होगा इसमें। सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस का जो भी पॉलिटी का जो क्वेश्चन होगा वो मिश्र होगा, मिला हुआ होगा, मिक्स्ड क्वेश्चन होगा। और ये आपको मॉक टेस्ट के जरिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थ्रू होगा। मॉक टेस्ट के जरिए आप लोगों को प्रस्तुत होगा, आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोग के लिए। तो हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। क्लास है आपका मिक्स्ड पॉलिटी क्वेश्चन MCQS का। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है इस प्रकार। भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है डैश है, बताइए भारत का संविधान डैश है। तो ऑप्शन है कठोर, दूसरा ऑप्शन है बहुत कठोर, तीसरा ऑप्शन है लचीला, चौथा ऑप्शन है एक और तीन दोनों। एक और तीन बोथ मतलब कठोर और मिक्स दोनों। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कठोर भी है और लचीला भी है। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। आगे बढ़ते हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे? कितने सत्र आयोजित किए गए थे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए? तो इसमें आपको किया गया था 11 सत्र आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान निर्माण के लिए 11 सत्र की आयोजना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। भारत का जो संविधान सभा जो था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। मतलब कि जो ये इसका जो असेंबली का जो निर्माण हुआ ये आपको हुआ 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, जो संविधान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और इसको कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे। इसके कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे। ये असेंबली है, उस समय का असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली, भारत की संविधान सभा। इसमें जो है आपको द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 9 टू 23 1946। इसका जो आपका पहला सत्र 9 दिसंबर 23 दिसंबर 1946 तक आयोजित किया गया था। इसका पहला सेशन जो है 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक चला था। ठीक है, और इनका अंतिम सत्र जो है आपको 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। 1949 तक चला था अंतिम सत्र। और हस्ताक्षर संकलन करने के लिए विशेष बैठक जो है आपको, विशेष बैठक जो आपको कब लाया गया था? 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। विशेष बैठक 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर संकलन के लिए। ठीक है, समझ में आया होगा आशा करता हूं। ये हो गया आपको 1946 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली इंडिया मीट फॉर द फर्स्ट टाइम टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये है फर्स्ट टाइम का तस्वीर आपके लिए। बहुत ही मुश्किल से ये तस्वीर प्राप्त किया है, गूगल पर सर्च मार मार के ठकने के बाद वहां पर मिला है, बहुत ढूंढने के बाद। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित डैश का हिस्सा था। तो किस एक्ट का हिस्सा कोलकाता में था? उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना करना। तो रेगुलेटिंग एक्ट, पीटर्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट या चार्टर एक्ट 1861। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मतलब उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान रखा गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में रखा गया था और कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सेटिंग ए सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता, द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज द नॉमिनेट एज द गवर्नर जनरल फॉर द कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। मतलब कि बंगाल
के गवर्नर को कलकत्ता और मुंबई और मद्रास के लिए गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। यहाँ पर आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो उस समय कलकत्ता के जो गवर्नर जनरल रहते होते थे, तो मुंबई और मद्रास के लिए भी गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही है तस्वीर गवर्नर जनरल की पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत योग्यता नहीं है। इसमें मतलब ये ऐसा कौन सा योग्यता है जो वो नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उन्हें 10 साल तक भारत के क्षेत्र में न्यायिक कार्य करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उन्हें 10 साल के लिए उच्च न्यायालय की वकील होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है उसे 35 वर्ष की आयु की पूरी करनी चाहिए। तो ये जो है मूलभूत योग्यता नहीं है। कौन सा? ये आपको मूलभूत योग्यता नहीं है जो 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ऐसा कोई योग्यता नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के तहत निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार के साथ साथ एक मौलिक अधिकार भी है। मानव अधिकार के साथ साथ एक मौलिक अधिकार जो है राइट टू द एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार जो है आपको मौलिक अधिकार भी है और मानव के अधिकार में भी माना जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट टू द एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, राइट टू द एजुकेशन इज ह्यूमन राइट एज वेल द फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब फंडामेंटल राइट है संविधान के तहत भारत का जो शिक्षा अधिकार जो मानव अधिकार के साथ साथ भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार भी प्राप्त करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए संविधान जो है, संविधान 1986वां संविधान संशोधन जब हुआ था अधिनियम 2002 ने, तो ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। मतलब कि भारत में यह संविधान जोड़ा गया जो मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा और मौलिक शिक्षा उनको प्राप्त करवाना है। इससे संविधान में बनाया गया 21 का ए में जोड़ा गया। इस 21 का ए में, और ये जो संशोधन हुआ आपको 86वां संशोधन था, और ये कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय विधानमंडल के तहत द्विसदनीय बनाया गया। तो ये आपको जो पहली बार द्विसदनीय बनाया गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसको स्थापित किया गया था द्विसदनीय संसद के रूप में, द्विसदनीय विधानमंडल के रूप में। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान द्वारा जर्मनी के बीमर संविधान से उधार लिया था। बीमर संविधान से क्या उधार लिया गया था? तो ये आपको लिया गया था आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। मतलब कि ये एक्ट बना कहाँ से लिया गया? जर्मनी के बीमर संविधान से उधार लिया गया। क्या? जो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है सरकार के द्वारा। अगर भारत में आपातकाल अगर लगता है तो उसके मौलिक अधिकारों का यहाँ पर हनन हो सकता है, निलंबन कर सकता है सरकार। ये शक्ति जो है अपने अंडर रखा है। जैसे कि अभी लॉकडाउन का समय है, यहाँ पर क्या है, राइट टू प्राइवेट मतलब राइट टू घूमने का फिरने का जो खुला है उसका अभी निलंबन किया गया है, निलंबन किया गया है। तो यहीं पर क्या होता है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। जैसे कि अभी आपातकाल देश में लागू है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन, लॉकडाउन को ही आपातकाल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली, आयरिश संविधान, राष्ट्रपति जो द सिस्टम ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश संविधान से राष्ट्रपति चुनाव का लिया गया था। आयरिश संविधान से लिया गया था। आयरिश एक कंट्री है, आयरिश संविधान से लिया गया था। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी आयरिश संविधान से लिया गया था। आयरिश संविधान से भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। और लिया गया था मजबूत केंद्र के साथ साथ महासंघ, कनाडाई संविधान से, कनाडा के सरकार से लिया गया था। कनाडा से लिया गया था, क्या लिया गया था? संविधान। कनाडाई संविधान से मजबूत केंद्र के साथ महासंघ की लिया गया था। और सेकंड लिया गया था आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन,
जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया था, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पंथ निरपेक्ष को भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत इसमें चेंज किया गया था। आप जो 42 जो संविधान संशोधन है, इसमें इसको आप मिनी संविधान भी कहा जा सकता है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस मतलब 42वें संविधान संशोधन में लगभग बहुत सारे संशोधन किया गया था। और संशोधन करना बहुत जरूरी भी है, समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, समय के हिसाब से मनुष्य का जीवन बदलता है, इसी हिसाब से हम लोग का संविधान भी बदलना चाहिए। तो और बदल ही रहा है, संविधान संशोधन हो ही रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए 41वें संविधान संशोधन, भारतीय संविधान अधिनियम 1976 के 41वें संविधान संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 316(2) में संशोधन करके राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। मतलब भारत के जो लोक सेवा आयोग होता है, यूपीएससी हो गया, इस सब का जो वायु सीमा बढ़ाकर क्या कर दिया गया था, 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। और 59वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, अब इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति शासन को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि जो राष्ट्रपति शासन है पहले 6 महीना तक था, अब क्या किया गया, जो अगर राष्ट्रपति शासन जो अगर देश में कुछ भी ज्यादा है तो वो अधिकतर कितना 3 साल तक लगाया जा सकता है, 3 साल तक लगाया जा सकता है। जैसे कि होता है क्या, जो दो पार्टी को, अगर कोई दो पार्टी खड़ा है चुनाव में और दोनों में से किसी को भी अगर फुल बहुमत नहीं मिला, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य हो जाता है। और राष्ट्रपति चाहे तो 6 महीना के अंदर में चुनाव करवा सकता है, मतलब देश की परिस्थिति के हिसाब से चुनाव होता है, आर्थिक स्थिति के हिसाब से। और राष्ट्रपति चाहे तो अब उसको 3 साल तक राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति शासन बढ़ा सकता है। पहले की अवधि कितना था, 2 साल था, पहले जो था ये 2 साल तक था। अधिकतर होता है जो 6 महीना के बाद आपको चुनाव करवाना अनिवार्य है, 6 महीना के बाद चुनाव करवाना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा ये नहीं है जो करवाना ही है, सब कुछ देख के कराया जाता। अधिकतर उससे पहले जो था 2 साल था, अब कितना हो गया, 3 साल हो गया। अब कितना हो गया, 3 साल हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल है? तो भारतीय संविधान में जो आपको 3 प्रकार के आपातकाल है, 3 प्रकार के आपातकाल है। ठीक है, एक वित्तीय आपातकाल हो गया, आपको एक वित्तीय आपातकाल हो गया। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक है वित्तीय आपातकाल हो गया, एक राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, एक राज्य आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 3 तरह के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होगा राष्ट्र पर कोई अगर संकट आता है, राष्ट्र पर अगर कोई संकट आता है, राष्ट्र विरोधी कोई अगर गतिविधि होती है या देश पर कोई आक्रमण करता है, तो उसे हम राष्ट्रीय आपातकाल में लेते हैं। और राज्य आपातकाल में क्या होता है, कोई राज्य अगर देश से रुष्ट हो गया और वो चाहता है जो अलग हो जाए, कोई मतलब कोई बाहरी शक्ति चाहता है जो इस राज्य को अलग कर दिया जाए, तो उसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। और वित्तीय आपातकाल कहते हैं। वित्तीय आपातकाल कब होता है, जब सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है और सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं होता है, तो उस समय को हम लोग वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से हर चीज को समझाया गया है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषा अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया था। तो ये आपको 92 संविधान संशोधन में किया गया था। 92 संविधान संशोधन के तहत जो है आपको 4 भाषा को, क्षेत्रीय भाषाओं को संविधानिक भाषा के रूप में दिया गया था, जिसमें बोडो, गेगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था। अभी तक शायद 22 या 24 भाषा है जो ऐड है संवैधानिक भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए, प्रारंभ में जो है 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 14 भाषा को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। ठीक है, इसके बाद सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत अधिनियम जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
नेक्स्ट है, और कोनार्की, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया। और उसके बाद आपको बोडो, डेगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत इसको आपको जोड़ा गया संवैधानिक भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है? अयोग्यता से संबंधित है। तो ये 52वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपको सांसदों के विधायकों की अयोग्यता से संबंधित ये एक्ट है। ये एक्ट जो है 92वें संविधान संशोधन लाया गया था। देखिए 32वें संविधान संशोधन में हुआ था क्या, जो इसमें लोकसभा की निर्वाचित शक्ति को 525 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया था, 545 कर दिया था, 545 कर दिया गया था। इंक्रीजेड द इलेक्टेड स्ट्रेट द लॉक 7 फ्रॉम द 525 टू 545 तक कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत राज्यों के प्रतिनिधियों की ऊपरी सीमा 500 से 525 तक हो जाती है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62वें संविधान संशोधन, इसने संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण 1 और 10 साल का विस्तार प्रदान किया था। इसमें विस्तार प्रदान किया था 62वें संविधान संशोधन के तहत। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को संसद के सदनों में नामित किया जा सकता है? तो संसद के सदनों में राष्ट्रपति के द्वारा कुल जो है, संसद में अगर बोल रहा है तो यहाँ आपको 14, ध्यान देने वाली बात यह है क्या, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कंफ्यूजन ये हो जाता है, जो इतना पता है जो लोकसभा में जो आप राष्ट्रपति 2 को मनोनीत कर सकते हैं और किसको, एंग्लो इंडियन को, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं, और राज्यसभा में 12 को मनोनीत कर सकते हैं और लोकसभा में 2 को कर सकते हैं। टोटल क्या होता है, 14। तो यहाँ पर अगर पूछे, यहाँ पर 3 तरह का सवाल बनता है। अगर बोलेगा राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने को मनोनीत कर सकते हैं, तो 12 सदस्य को। अगर बोलेगा लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, तो 2 सदस्य को। और अगर पूछेगा संसद के सदनों में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो ये 14 हो जाएगा। इसका आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। तो संसद के कानून के तहत जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या में चेंज किया जा सकता है संसद के कानून के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, भारत की संसद के पास सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है। संसद द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाया गया था। भारत के राष्ट्रपति केवल लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। तो ये मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के केवल कैबिनेट मंत्री हो, उस हिसाब से ही आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति है केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल द्वारा ही लिखित अनुरोध के आधार पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की कठपुतली होते हैं। क्या होते हैं? कठपुतली होते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो है आपको शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उच्च न्यायालय की आजादी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम आवश्यक है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये था इंपॉर्टेंट क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको संविधान से जुड़ा हुआ, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, और ये आपको काफ़ी एग्जाम में काम आएगा। कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो तो अच्छा लगेगा क्लास, और पसंद भी आया होगा। नोट बना सकते हैं,
और PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप या आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकती हैं। रेगुलर PDF यहाँ से मिलता रहता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।